आज हम कक्षा 10 विज्ञान में आपको वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रैक्टिस पेपर हमारा 52 अंक का है। मतलब 52 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी कीजिए और इस पेपर को बहुत जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। आपके क्वेश्चन पेपर में सही विकल्प आएंगे 8। उसमें इस तरह के प्रश्न होंगे, जैसे कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। तो उसका पीएच 7 से अधिक होगा क्योंकि वो क्षारीय होगा, तो इसका उत्तर होगा 10। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। कौन से तंत्र का भाग है आपको पता है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। यहाँ कॉर्निया जो है वो नेत्र का वो भाग है जिसका प्रत्यारोपण होता है, मतलब नेत्रदान में काम आता है। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टिपटल पर। विद्युत धारा का मात्रक है तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर। ये जो ना जूल जो है वो कार्य का मात्रक है, वाट शक्ति का है और वोल्ट विभव या विभवांतर का है, तो इसका सही जवाब है एम्पियर। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला से मतलब ये कि कौन किसको लाइन से खा रहा है ना, उपभोग कर रहा है। जैसे घास का उपभोग बकरी कर रही है, बकरी का मानव कर रहा है, तो ये एक खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नहीं है में ध्यान रखिएगा कि ये अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी तीनों मादा जनन तंत्र के भाग है। शुक्र वाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, नर जनन तंत्र का भाग है। और पराग कोश में कौन होते हैं, पराग कण होते हैं। तो इस तरीके से ये 8 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में इस पैटर्न पर पूछे जाएंगे और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको अभी दिए हैं। आगे बढ़े। इसके बाद जो आपको सेकंड बात करना है वो है रिक्त स्थान। ये भी 8 की संख्या में परीक्षा में आएंगे, जिसमें आपको एक शब्द यहाँ पर भरना होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ शब्द आया है कि ऊष्मा प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है, तो इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो 18 समूह होते हैं, याद रखिएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो ओरस्टेड ने की। किसने की है, ओरस्टेड ने की है। तो ये यहाँ ओरस्टेड आ जाएगा। लक्षणों की वंशागतिकी के नियम हमें मेंडल ने दिए, ये मेंडल हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा हो जाएगा डायोप्टर। तो इस तरीके से ऊष्मा उत्पन्न होने वाली ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। और सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर, दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान सिनेप्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड, लक्षणों की वंशागति के नियम जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे मेंडल ने, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अब अगला जो है हमारा 8 अंक का प्रश्न इसमें रहेगा, ये रहेगा सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आप बना लीजिए। अच्छा, ये पैटर्न कोई भी हो, लेकिन ये तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 10th साइंस में हमारे लिए काम आने वाले हैं। तो सोडियम जो है वो यहाँ से आप मिलाइए, अति क्रियाशील धातु है। इससे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो सोडियम अति क्रियाशील हो गई। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, वृक्क की इकाई है। अंतःस्रावी ग्रंथि का संबंध हार्मोन से है। द्रव धातु पारा, विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक कौन है, चांदी है। तो ऊष्मा और विद्युत दोनों की सर्वोत्तम चालक चांदी है। चमकीली धातु आयोडीन, और दिक्सूचक सुई को हम कहते हैं कि ये एक छोटा चुंबक है। तो इस प्रकार से सारे उत्तर, सोडियम अतिक्रियाशील, नेफ्रॉन वृक्क की इकाई, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन, द्रव धातु पारा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ऊष्मा की चालक चांदी, चमकीली धातु आयोडीन और दिक्सूचक सुई छोटा चुंबक। अब एक वाक्य में उत्तर देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण 8 प्रश्न मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं आपके लिए। शुद्ध जल का पीएच मान बिल्कुल आपको पता है कितना होता है, 7 होता है। हरे पौधों की पत्तियों में कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम कोयला और पेट्रोलियम। और दर्पण सूत्र 1/F=1/U+1/V। पुष्प में नर जननांग को क्या बोलते हैं, हम पुंकेसर बोलते हैं। और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क। और किसी धातु के चालक में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और वो तार का कोई पॉइंट रहता है वो उसका सेंटर होता है, ये याद रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये 32 अंक के हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब मैं दो दो अंक के 10 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें अवश्य तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। जैसे विकृत ग्रंथिता क्या होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि विकृत ग्रंथिता मतलब स्वाद बदलिए। तो ये जो हमारी तेल और खाने वाली जो सामग्री होती है ना, चिप्स है, सेव है, ये जब ये लंबे समय तक रखी जाती है तो क्या होता है, उपजायित हो जाती है, मतलब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इनमें तेल चढ़ना बोलते हैं इसको, इनका गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं, तो खाने लायक नहीं रहती। तो आप कहना कि उपचयित हो जाती है, ये शब्द आप याद रखना। ये वैज्ञानिक शब्द लिखेंगे कि ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयित हो जाती है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो आपको मालूम ही है कि तेल चढ़ जाता है तो खाने लायक नहीं रहती, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। एक शब्द और याद कर लो, उपचयित। उसके बाद में इसके अथवा में एक हमारा प्रश्न बन सकता है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो डेफिनेटली आप क्यों करते हैं पेंट, आप खुद सोच के लिख दीजिए, जंग से बचाने के लिए। क्योंकि जब पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वायु की जो आर्द्रता होती है उसके संपर्क में वो जो लोहे की वस्तु है वो आ नहीं पाएगी, तो उसका संक्षारण नहीं होगा, मतलब संक्षारण नहीं होगा मतलब उस पर जंग नहीं लगेगी। तो बहुत सरल उत्तर है, जंग से बचाने के लिए। और थोड़ा और आगे लिख सकते हैं आप कि वो आर्द्र वायु के संपर्क में आने से उसको बचाते हैं, तो जिससे वो संक्षारित नहीं होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जंग या संक्षारण से बचाने के लिए, इतना लिखना भी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें 10 क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि संयोजकता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब या तो साझेदारी होती है ना, इलेक्ट्रॉन भाई जब क्या होता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, है ना, परमाणु के जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के अष्टक को बनाने के लिए क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, तो उसको ही उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा बना दी मैंने। फिर इसके बाद में हमारा इसके अथवा में एक प्रश्न मैंने बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हो गई कि सबसे पहले तो ये हो गई कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। एक्चुअली अष्टक सिद्धांत में क्या है कि जो पहले तत्व का गुणधर्म है वो 8वें से मिलना चाहिए, लेकिन कैल्शियम तक ही ऐसा हो पाया, उसके बाद ये सिद्धांत लागू नहीं हो पाया। फिर दूसरा इसमें लिख दीजिएगा कि ये केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, तो 2 लिखना, 2 आप लिख दीजिए बस, पर्याप्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि परागण क्या है। तो बहुत सरल उत्तर बनाना है। परागण 2 तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है परागण। परागण के लिए सिंपली आप लिख देना कि जो पुष्प होता है, जब उस पुष्प के जनन प्रक्रम में क्या होता है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो पुष्प में जनन प्रक्रम में पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। बस ये मूल लाइन ये आप याद रख लीजिएगा। फिर इसके अथवा में ये कहेंगे कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आप देखिए कि द्विखंडन में स्पष्ट नाम से आ रहा है कि 2 खंड हो रहे हैं, बहुखंडन में ढेर सारे खंड हो रहे हैं, और द्विखंडन में 2 खंड हो रहे हैं और हर खंड नया जीव बना रहा है। बहुखंडन में बहुत सारे खंड हो रहे हैं, हर खंड नया जीव बना रहा है। बस दैट्स ऑल, इतना ही लिखना है। मतलब बहुत सरल तरीके से आप लिखें कि द्विखंडन में कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, एक जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है जैसे अमीबा में, और बहुखंडन में जीव कितने भागों में बटेगा, कई खंडों में, और हर एक खंड वृद्धि करके नया जीव बनाएगा, जैसे मलेरिया परजीवी है, प्लेज्मोडियम है। बस इतना आप लिखना है, शब्द से ही इसको इसके उत्तर को आपको पकड़ना है। आगे चलेंगे। 2 नंबर का एक और प्रश्न बनाया मैंने, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखो। है ना, मैं यहाँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ, आप इनको तैयार करें अच्छे से, पूरे नंबर लेकर आए। मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल हो गए हैं। तो 2 अंक के प्रश्न और ये 32 ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। और पूरे सिलेबस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद में आप लगातार पढ़ते रहिए। पूरा पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे अभ्यास के लिए दिए हैं, देखते रहिएगा। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जब आप गोलीय दर्पण बनाते हैं तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, जब आप उसको तो गोले से बनाते हैं, तो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद में अगर आप विस्तार से देखना चाहें इन परिभाषाओं को, तो मैंने चित्र सहित चैनल पर इसकी परिभाषाएं दे रखी है, जो बहुत पॉपुलर है। इसके लाखों में इसके व्यूज हैं उन परिभाषाओं के। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो दर्पण से टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद वो क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अगर एग्जाम में आपको केवल मुख्य फोकस की डेफिनेशन आए तब भी आप यही वाली लिखिएगा। आयनिक यौगिकों के 2 गुण, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है उनका,
क्योंकि उनके अणुओं का अंतरायनिक आकर्षण जो है बहुत अधिक होता है। वो ठोस और थोड़े क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। इसके अथवा में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया है कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर दो अंतर। तो दो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा केवल, आघात वर्धनीयता और तन्यता। दो ता याद रख लीजिए, आघात वर्धनीयता और तन्यता। ये दोनों गुण धातुओं में पाए जाते हैं, अधातुओं में नहीं पाए जाते। आघात वर्धनीयता क्या होती है, धातुओं को पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये एक अलग से 2 नंबर का प्रश्न हो गया। तन्यता किसको कहते हैं, धातुओं के लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, इस गुण को तन्यता कहते हैं, ये भी एक प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों गुण धातुओं में पाए जाते हैं, अधातुओं में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे को कहाँ से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री होती है तो वो वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से ऊर्जा लेता है, किस रूप में, प्रकाश के रूप में। और मृदा से जल लेता है। तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा उसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है। और पत्तियों से क्लोरोफिल का निर्माण फोटोन अवशोषण से होता है, और उसके बाद में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इसके अथवा में मैंने एक प्रश्न दिया है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार तो हम सबके मुंह में आती है, और लार के आने से क्या होता है, भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो फिर क्या होगा, हमारी जो भोजन नली है उसमें आसानी से उतर जाएगा। तो एक तो आप सिंपली ये लिख दीजिए कि लार निकल कर भोजन मिलेगी चिकना और लसलसा, जिससे भोजन नली से आसानी से फिसल जाएगा। फिर दूसरा आप बताइएगा कि लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज। वो क्या करता है कि जो जटिल अणु होते हैं भोजन के, उनको सरल अणु में बदलता है। मतलब मंड के जो जटिल अणु है उनको शर्करा में बदल देता है। तो फिर जब जटिल अणु सरल अणु में बदल जाएंगे तो पाचन क्या होगा, अच्छे से होगा। अच्छा, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो इसमें मैंने आपको बताया था, एक 4 पंक्तियां एक वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि मेरा पौधा है एक वर्षीय, मेरा पुष्प द्विलिंगी, मुझ में है विरोधी लक्षण, आसानी से उगता हूँ। तो मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है ना, इसमें विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। इसका पौधा एक वर्षीय होता है और इसका पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी। अब 2 नंबर में पूछा तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब जैसे तो जैसे इसके साथ में एक अथवा में प्रश्न है कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए सिंपल बात है कि लिंग निर्धारण जो है वो नर में पाए जाने वाले वाय गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। जैसे स्त्रियों में जो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़े तो नर और मादा में समान होते हैं। अब वो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है, तो वो स्त्रियों में या मादा में कैसा होता है, एक्स एक्स होता है। पुरुषों में कैसा होता है, एक्स वाई होता है। तो क्या होगा भाई, स्त्रियों से चाहे लड़का हो लड़की, लड़की अपनी माता से उनको एक्स गुणसूत्र ही मिल रहा है। और पिता से क्या होगा, अगर एक्स मिला तो लड़का और वाई मिला तो लड़की। तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो पुरुषों पे डिपेंड कर रहा है कि अगर उनसे एक्स मिलेगा तो लड़की और वाई मिलेगा तो लड़का। भाई स्त्रियों से तो हमेशा ही उनको क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स ही मिल रहा है ना। तो आप ये बता दीजिएगा कि भाई 23 जोड़े गुणसूत्र है, 22 जोड़े समान है, 23वां जोड़ा एक्स एक्स और एक्स वाई है। अब महिलाओं से या मादा से हमेशा एक्स मिलेगा। नर से एक्स मिला तो लड़का, वाई मिला तो एक्स मिला तो लड़की और वाई मिला तो लड़का। तो इस प्रकार से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है और वो पिता पर डिपेंड करता है, ये भी आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम बहुत सिंपल है, विभवांतर जो है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा सा कर लीजिएगा कि विभवांतर प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। किसमें, विद्युत परिपथ में। जब तार में, कोई तार में जब धारा बह रही होती है तो जो उसके 2 सिरे होते हैं उनके बीच का जो विभवांतर होता है वो उसमें होने वाली प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा एक आध शर्त लिख दीजिएगा, जब तार का ताप एक समान हो। तो ये आपका 10th के लेवल तक के लिए इतना ठीक रहेगा, एक शर्त लिखना जरूरी रहता है। तब इसके अथवा में आते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब विद्युत धारा क्या है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक है एम्पियर। मतलब किसी भी परिपथ में किस दर से आवेश प्रवाहित हो रहा है समय के साथ, उसको विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वो लंबाई पर करता है, चालक की मोटाई पर करता है जिसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर करता है और ताप पर करता है। तो याद रखिएगा कि ये 4 बातें हैं। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मोटाई बढ़ने पर घटता है, अलग अलग पदार्थों के तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो लंबाई और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और मोटाई बढ़ाने पर घटता है, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है।
तो ये चालक का प्रतिरोध है। अगर आपसे 2 अंक में पूछे तो केवल पॉइंट लिखना है। अब इसके अथवा में जो प्रश्न बना है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 2 अवयवों के प्रतीक बनाइए। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, वैसे आपके कोर्स में 8-10 है, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको केवल 2 बनाने को आए तो मेरी सलाह है आप अमीटर और वोल्टमीटर बनाइएगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अमीटर में आपको सिंपली गोले के अंदर ए लिख के इधर प्लस और इधर माइनस करना है, वोल्टमीटर में गोले में वी लिख कर इधर प्लस और इधर माइनस करना है, तो ये 2 ज़्यादा आसान है, इसमें अंक कटने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है कि अपघटक या अपमार्जक क्या होते हैं? तो ये तो हमारे सफाई मित्र हैं, क्योंकि ये बड़े-बड़े जो मृत जीव हो जाते हैं, छोटे या बड़े जो भी मृत जीव होते हैं, उनका क्या करते हैं ये? वो मृत जीवों का या मृत जीव जो होते हैं उनके अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उनको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो बाद में उर्वरकता बढ़ाते हैं मिट्टी की। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए सूक्ष्म जीव, तो ये अपघटक या अपमार्जक कहलाते हैं। इसके अथवा में मैंने प्रश्न बनाया है कि ओजोन परत का क्या महत्व है। तो हमें पता है कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में होती है, और क्या होती है कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आप लिख दीजिएगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी से आने पर रोकती है। अगर ये विकिरण पृथ्वी पर आएंगे तो हमें त्वचा का कैंसर और कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। लेकिन हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस पदार्थ के माध्यम से? CFC के माध्यम से, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से 52 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें से एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है। कॉपी में लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। और साथ में हमारे जो चैनल पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का अभ्यास दिया हुआ है, 10th का तो पूरा सिलेबस हमने डाल दिया। आपको जो प्रश्न चाहिए आप केवल सर्च में टाइप कर दीजिए, और या चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।